मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। राजनीतिक दलों पर हम चर्चा कर रहे थे। एक बात जो पहले बतानी थी वो नहीं बता पाया था, आज उसकी चर्चा करें कि राजनीतिक दलों का वर्गीकरण भारतीय राजनीति के विशेष संदर्भ कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं इनको प्राप्त मतों के आधार पर इन्हें राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखें, भारत में राष्ट्रीय दल बनने की या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की हैं। जो इन शर्तों को पूरा करता है उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय दल देखें कि राष्ट्रीय दल होने के लिए शर्तें क्या हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि लोकसभा के चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत मिलना चाहिए। 6% मत कम से कम 4 राज्यों में मिल गया और या उसने 4 सीटें लोकसभा की जीती है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। दूसरी चीज, या लोकसभा के चुनाव में उसने कम से कम 2% सीटें जीती है। 2% लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543, उसका 11%, उसका 2%, मतलब कम से कम 11 सीटें यदि कोई राजनीतिक दल जीतता है तो वो भी 3 राज्यों में, तब उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। या 4 राज्यों में उसे यदि क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है, 4 राज्यों में कम से कम उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इतनी शर्तें जो पूरा करता है, इनमें से कोई शर्त पूरा करता है तो वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्य हो जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल के अंतर्गत लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में यदि कोई दल एक प्रांत में कम से कम 6% मत या 2 सीटें प्राप्त करता है, 6% मत या 2 सीटें प्राप्त करता है, या विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीट प्राप्त करता है, विधानसभा की जितने भी सीटें हैं उसका यदि 3 सीट प्राप्त करता है, उसका यदि कम से कम 3% मत मिलते हैं या 3 स्थान जीतता है, या लोकसभा में 6% मत उस राज्य में उसको प्राप्त होते हैं या 1 सीट मिलता है, तब वह क्षेत्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त करता है। इसके अलावा स्थानीय जातिगत और सांप्रदायिक दल भी हैं जो भारतीय राजनीति में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। स्थानीय सांप्रदायिक अथवा जातिगत दल, जातिगत दल के अंतर्गत बहुत प्रसिद्ध नाम है बसपा, बहुजन समाज पार्टी। क्षेत्रीय दलों सांप्रदायिक दलों के अंतर्गत इंडियन मुस्लिम लीग, शिवसेना, हिंदू महासभा, AIMIM, ये सब सांप्रदायिक और क्षेत्रीय सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर गठित दल हैं। चूंकि ये सभी राजनीतिक दल भारतीय संविधान में और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको भारतीय राजनीति में राजनीतिक चुनाव के अंतर्गत इनको लड़ने का अधिकार मिल जाता है। जबकि ऐसे सांप्रदायिक दलों को जातिगत आधारित दलों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिक का मतलब होता है कि अपने संप्रदाय को की श्रेष्ठता स्थापित करना और अन्य सभी संप्रदायों को तुच्छ मानना और उसको उपेक्षा करना। तो केवल अपने ही पंथ के लोगों का समर्थन करते हैं और
चाहे अपने पंथ का कोई व्यक्ति किसी न किसी को भी काम करे उसकी तारीफ करेंगे और उसकी किसी भी प्रकार से आलोचना या निंदा नहीं करेंगे। ये भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक दलों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और फिर है तदर्थ दल। तदर्थ दल उसे कहते हैं क्योंकि भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हमारे राजनीतिक नेताओं के बहुत ज्यादा हैं और स्वाभाविक है हर नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कोई भी दल हमेशा पूरा कर नहीं सकता। और जब कोई नेता यह देखता है कि उसको पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको चुनाव में टिकट नहीं मिल रहा है या उसको कोई पद नहीं दिया जा रहा है, तो वह क्या करता है, उस दल की सदस्यता को छोड़ देता है और अपने चेले चपाटों सहित अलग आकर के एक नए राजनीतिक दल का निर्माण कर देता है। तो ये तदर्थ दल कहलाते हैं। ये जब तक वो नेता है तब तक इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते रहता है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई या वह किसी प्रकार से अस्वस्थ हो गया, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहा है, तो वैसे ही वह राजनीतिक दल भी समाप्त हो जाता है। ऐसे आपको सैकड़ों दल मिलेंगे जो मूल दल से अलग हो गए हैं और वो अपना एक नए राजनीतिक दल का निर्माण कर लिए हैं। वैसे भी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों में विभाजन और विघटन हो चुका है। तो ये इसकी सामान्य सी चीजें थी। विशेष करके राजनीतिक दलों के संदर्भ में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक दक्षिणपंथी, दूसरा वामपंथी। दक्षिणपंथ क्या है? भाजपा को दक्षिणपंथी राजनीतिक दल माना जाता है। जो राजनीतिक दल अपने प्राचीन गौरव को स्थापित करने की बात करता है, प्राचीन संस्कृति का समर्थन करता है, वह दक्षिणपंथी कहलाता है। रूढ़िवादी, परंपरावादी, उसमें ठीक है प्रगतिशील नीतियां भी होती हैं, लेकिन उसका मूल फोकस उस चीज पर होता है। और वामपंथी वह है जो वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहता है और उसके लिए क्रांति या आंदोलन करने से भी नहीं हिचकता है, उसे वामपंथ कहते हैं। तो दक्षिणपंथी के लिए अंग्रेजी शब्द है राइटिस्ट और वामपंथी के लिए शब्द है लेफ्टिस्ट। अब पिछली चर्चा में कांग्रेस के बारे में बातें हो गई थी, आज देखें भाजपा। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। वस्तुतः इसके पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से जाना जाता है, जिसे मूल रूप में उसको संघ के नाम से जाना जाता है, तो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। और आरएसएस की स्थापना का मूल उद्देश्य था हिंदी संस्कृति की सुरक्षा करना, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी उसने अनेक प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्य किए थे, उसका एक नाम स्थापित हो चुका था। जब स्वतंत्रता मिली तो कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ और इसी सिलसिले में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की। जनसंघ को आरएसएस का राजनीतिक संगठन कहा जाता है, क्योंकि जनसंघ के जितने भी नेता थे ये सब के सब आरएसएस के स्वयंसेवक थे। प्रायः अधिकतम सदस्य इसके आरएसएस के प्रचारक थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे और उन्होंने फिर राजनीतिक संगठन का निर्माण करके जनसंघ को स्थापित किया। तो 1951 के बाद जितने भी 1952 में, 57 में, इसके बाद जितने भी चुनाव हुए, इन चुनाव में उतनी आशा थी कि इसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस पूरे जमाने में 1967 के पहले तक की स्थिति में नेहरू जी का वर्चस्व भारतीय राजनीति में, कांग्रेस में था, इसलिए अन्य दलों को पनपने का उतना मौका नहीं मिला। 1977 में जब जनता पार्टी जब चुनाव हुए, इसके पहले जब इमरजेंसी की घोषणा हुई, तो जब नए चुनाव की घोषणा हुई
1977 में, तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे, इन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया। पूरे इमरजेंसी में, आपातकाल में आरएसएस पर श्रीमती गांधी ने बैन लगा दिया था, पर उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1977 में जब चुनाव होने वाले थे तो सभी विरोधी दल के नेताओं को जेल से मुक्त किया गया और 4 दलों ने मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की। ये 4 दल कौन कौन से? कांग्रेस संगठन कांग्रेस। मैंने पिछले चर्चा में ये बात आई थी कि 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो एक को कहा गया सत्ता कांग्रेस, जिसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी, दूसरों को कहा गया संगठन कांग्रेस, निजलिंगप्पा इसके मुख्य नेता थे। तो एक सत्ता कांग्रेस, दूसरा संगठन कांग्रेस। तो वो संगठन कांग्रेस यहां पर इस जनता पार्टी के मुख्य घटक थे। संगठन कांग्रेस, इसके बाद भारतीय लोक दल जिसके नेता चौधरी चरण सिंह थे, तीसरा समाजवादी दल और चौथा था जनसंघ। इन चारों ने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया और बाद में CFD आया। CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक कांग्रेस या लोकतंत्री कांग्रेस इसका नाम दिया गया। इसके 2 नेता थे, एक जगजीवन राम और दूसरे थे हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इस प्रकार से 5 दलों ने मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया और एकजुट होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में विजय मिली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उसके बाद सरकार की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी जो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे, 2 ही तो नेता थे प्रमुख, वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, ये सब एक से एक दिग्गज इसके अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी संचार मंत्री बने जनता पार्टी शासनकाल में। जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई मतलब कि मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया, तो जनता पार्टी में एक नया विवाद उत्पन्न हुआ, वह भी केवल जनसंघ के सदस्यों को लेकर के। देखिए परिस्थिति किस प्रकार से होती है, फूट डालो शासन करो की नीति। जिसने भी इस प्रश्न को उत्पन्न किया, इस सवाल को सबसे पहले उठाया, किसी के दिमाग में यह बात उत्पन्न हुई होगी, तो उसने यह प्रश्न उपस्थित किया कि दोहरी सदस्यता हम स्वीकार नहीं करेंगे। दोहरी सदस्यता का मतलब जितने भी जनसंघ के सदस्य थे, जो भी जनसंघ के सदस्यों ने या जनसंघ ने अपना पूरा विलीनीकरण जनता पार्टी में कर दिया था, लेकिन वो आरएसएस के सदस्य थे। उस समय भी आरएसएस की सदस्यता उनकी बनी हुई थी, लेकिन आरएसएस एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन था, अभी भी है, वह राजनीतिक संगठन नहीं है। तो यह विवाद उत्पन्न किया गया जनसंघ के सदस्यों को निकालने के लिए कि जनसंघ के जितने भी सदस्य हैं जो आज जनता पार्टी के अंग बन चुके हैं, वो सब के सब आरएसएस छोड़ दें। लेकिन जनसंघ के सदस्यों की आरएसएस एक मातृ संस्था थी, मातृ संस्था है, तो आरएसएस से अपना संबंध तोड़ना इनके लिए संभव नहीं था। और इस प्रश्न को लेकर के जनता पार्टी से जनसंघ के जितने भी नेता थे वो सब अलग बाहर आ गए। जनता पार्टी आगे चलकर और भी अनेक रूपों में टूट गई। जनसंघ के जितने नेता थे वो सब के सब जनता पार्टी से बाहर आ गए। और जब फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो जनसंघ के इन नेताओं ने, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि नेताओं ने यह विचार स्थापित किया कि चूंकि जनसंघ का विलीनीकरण जनता पार्टी में हो चुका है, इसलिए भले ही हम वहां से बाहर आ गए, लेकिन जनसंघ की पुनर्जीवन या पुनर्स्थापना हम नहीं करेंगे, उसके स्थान पर एक नए दल का हम निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से 1980 में, अप्रैल मई 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। तो भाजपा का गठन या भाजपा का जन्म 1980 में अप्रैल मई के महीने में हुआ। इसके बाद 1984 में चुनाव हुआ। 1984 के चुनाव में इसको केवल 2 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता भी
लोकसभा का चुनाव हार गए थे ग्वालियर से, उनको माधवराज सिंधिया ने परास्त किया था, तो उसको केवल 2 सीटें मिली थी। कहां कांग्रेस को 410 415 सीटें और भाजपा को केवल 2 सीटें। इसके बाद 1989 में चुनाव हुए, तो 1989 के चुनाव में इसको 86 सीटें मिली थी। उसके बाद 1991 में 120 सीटें, 1996 में 161 सीटें, 1998 में 179, 1999 में 182, 2004 में 138 सीटें, 2009 में 116 सीटें, फिर 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें इसको लोकसभा में मिली। धीरे धीरे करके यह अपना प्रसार, अपनी लोकप्रियता, मतों की संख्या लगातार इसकी बढ़ती गई और 2014 के बाद आज 2023 तक पूरे भारत में कोई भी दूसरा एकमात्र ऐसा दल नहीं है जो भाजपा को चुनौती दे सके। जब 1980 में इसकी स्थापना हुई भाजपा की, तो भाजपा ने अपने 5 सिद्धांत निर्धारित किए। एक था राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति। दूसरी चीज प्रभावी धर्मनिरपेक्षता। 1980 के पहले तक कांग्रेस ने इस प्रकार से प्रचारित किया कि जनसंघ एक पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस जो व्यवहार करता है, कांग्रेस जो कहे वही धर्मनिरपेक्ष है, बाकी जितने भी दूसरे दल कहे वो सब सांप्रदायिक है। तो जनसंघ को सांप्रदायिक दल के रूप में प्रचारित किया गया और उसको अनेक प्रकार से बदनाम करने का भी प्रयास किया गया। तो भाजपा ने अपना सिद्धांत निर्धारित किया, प्रभावी धर्मनिरपेक्षता, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। फिर लोकतंत्र, ये तो स्वाभाविक है। फिर गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार करना और सिद्धांत आधारित राजनीति। सिद्धांत आधारित राजनीति, राजनीति का अपना कोई सिद्धांत नहीं होता। राजनीति में सिद्धांत वही होता है जिसमें हमको कुर्सी मिलती है। राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत नहीं होता, राजनीति नहीं, राजनीतिक दलों का कोई सिद्धांत नहीं होता। उनका सिद्धांत वही होता है जो उन्हें कुर्सी दिलाए। लेकिन ये 5 सिद्धांत भाजपा ने निर्धारित किए और इस आधार पर उसने विभिन्न चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र भी जारी किए। और इस बीच कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं को थोड़ा संक्षिप्त में देखें। जैसे 1999 में राजग की स्थापना हुई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका मुख्य घटक भाजपा था और इसमें अन्य 24 दल थे, कुल मिलाकर 24 दल थे। इन 24 दलों को मिलाकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया गया और इसने एक झंडे तले पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसमें उसको बहुमत मिला और बहुमत मिलने के बाद उनकी सरकार की स्थापना हुई। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह गठबंधन ने आगे चल करके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1952 में चुनाव होने के बाद यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी पहली गठबंधन की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसी बीच 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक, और इसके चलते उस समय जो सरकार थी बीपी सिंह की, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उसमें असंतोष उत्पन्न हुआ। और 1989 में वस्तुतः यह हुआ था कि 1989 में कांग्रेस भले ही एक बड़े दल के रूप में चुनाव जीती थी, लेकिन कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर थी। लेकिन किसी भी दल को चूंकि 1989 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, तो राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल होने के नाते राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया कि चूंकि आपका दल सबसे बड़ा है, सबसे अधिक संख्या वाला है, इसलिए हम आपको पहले चांस देते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने यह कहकर के इंकार कर दिया कि वो बहुमत जोड़ने की, बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। और तब फिर वीपी सिंह ने वामपंथी मोर्चे से और भाजपा से, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, भाजपा और वामपंथी मोर्चा, ये दक्षिणपंथी वामपंथी, इन दोनों के सहयोग से वीपी सिंह ने सरकार बनाई।
एक सिरे पर भाजपा, दूसरे सिरे पर वामपंथी मोर्चा और बीच में वीपी सिंह। और जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, इसका सरकारी स्तर पर विरोध हुआ और आखिरकार जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया, तब भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप वीपी सिंह को त्याग पत्र देना पड़ा। इस बीच 1992, इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में लिखित दिया था कि किसी भी मस्जिद या बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन विध्वंस हुआ और सेना और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को कहा गया गोली मत चलाना। उसके बाद के चुनाव में, विशेष करके 2013 समझिएगा, जब 2004 और 2009 के चुनाव में यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो अनेक प्रकार की कुछ गड़बड़ियां हुई। भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आए और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा के नेता के रूप में सामने प्रोजेक्ट किया गया और फिर इनको प्रोजेक्ट करके अनेक नए रूपों में भाजपा को शक्तिशाली बनाने के लिए, भाजपा की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए पूरा दारोमदार नरेंद्र मोदी के कंधे पर डाल दिया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के 2014 के चुनाव में प्रचार का काम बहुत प्रभावी तरीके से किया और परिणाम यह हुआ कि पहली बार भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बने। 2019 में भी चुनाव हुआ और उस 19 के चुनाव में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली और अन्य उसके सहयोगी दलों को मिलाकर के यह 330 के आसपास सीटें हो गई। तो इस प्रकार से भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है और हम अभी की स्थिति में यह कह सकते हैं कि भाजपा के नेतृत्व ने जिस प्रकार से भारत की विभिन्न प्रकार के समस्याओं का धीरे धीरे करके निराकरण करना प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से वह अगले चुनाव में भी इसी प्रकार से विजय श्री प्राप्त कर सकती है। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इसने 2014 और फिर 2019 के चुनाव में इसने वादा किया था। पहला, इसके 3 प्रमुख घोषणाएं थी। एक, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हम हटाएंगे, हटा दिया। उसने दूसरा वादा किया था, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लेकर के श्री राम मंदिर का काम निर्माण जारी है और संभवतः जनवरी 2024 में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में उस निर्धारित स्थान पर हो जाएगी। और तीसरा है यूसीसी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित है, उसको लागू करने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। समान नागरिक संहिता विशेष करके जो दीवानी और फौजदारी दंड संहिता है, फौजदारी मामलों में सभी संप्रदायों के ऊपर, सभी लोगों पर एक समान नियम कानून लागू होता है, एक समान दंड प्रक्रिया, दंड संहिता एक समान लागू होती है। लेकिन दीवानी मामलों में अनेक प्रकार के भेद हैं। ये संप्रदाय या धर्म आधारित भेद है। इस भेद को समाप्त करने के लिए निर्देशक तत्वों में एक लाइन कहा गया है कि सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए काम करेंगे। और वही आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार वर्तमान में यूसीसी लागू करती है। यह है भाजपा की कहानी। आगे की चर्चा फिर करेंगे। आपको धन्यवाद।